किसी पे गाड़ी चढ़ा मत देना, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपके कुछ यूजफुल फ्रेजेस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की आपकी एक्सरसाइज होगी। मेरे बताने से पहले आप जरूर कोशिश करें कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है। इसी ट्रांसलेशन के बहाने मैं आपको काफी अच्छे फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, इडियम्स एक्सेट्रा कराऊंगा। तो इस सेंटेंस को आप कैसे कह सकते हैं? किसी पे गाड़ी चढ़ा मत देना। Don't run anyone over. Don't run anyone over. Run over is a phrasal verb. If you run someone over, it means you hit that person when you're in a vehicle. वैसे तो इसी वीडियो में मैं आपको काफी सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताऊंगा साथ के साथ, लेकिन साथ में आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए, मैं इसी वीडियो के ऊपर, इस वीडियो में जो भी चीजें उनके बेस पर एक क्विज भी बनाऊंगा, उसे आप अटेम्प्ट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे उसको। अब फ्रेंड्स, रन ओवर का एक और मतलब होता है। जब आप रन ओवर करते हैं मतलब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? क्या आप ये रूल्स दोबारा समझा सकते हैं? इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू रन ओवर द रूल्स अगेन? कुड यू रन ओवर द रूल्स अगेन? आप रूल्स को फिर दोबारा से पढ़ा सकते हैं क्या? दोबारा समझा सकते हैं क्या क्या रूल्स हैं? अध्यापक ने सारे दिशा निर्देश समझाए। The teacher ran over the guidelines. The teacher ran over the guidelines. So if you run over something, it means you explain that to someone. And when you run somebody over, you hit that person while being in a vehicle. You are in a vehicle and you hit someone, it means you run him over. चलो इस रिपोर्ट को फिर से पढ़ें। इंग्लिश में कहेंगे, Let's run over this report again. Let's run over this report again. चलो फिर से रिपोर्ट को पढ़ते हैं, रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं। छत पे बहुत कबाड़ पड़ा हुआ है। कबाड़, कबाड़ इन द सेंस कूड़ा कचरा नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो ज्यादा काम की नहीं है, फालतू चीजें हैं जो शायद अब हमारे लिए इस्तेमाल की नहीं है, हम उन्हें फेंक सकते हैं या बेच सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें। तो इसको हम रबिश या गार्बेज तो बोल नहीं सकते, क्योंकि रबिश या गार्बेज तो कूड़ा होता है, कचरा होता है जिसे हमें फेंकना होता है। लेकिन ऐसा सामान जो शायद अब इतना काम का नहीं है लेकिन वो कूड़ा कचरा नहीं है, उसे हम कबाड़ बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए रबिश या गार्बेज तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या यूज करेंगे? देयर इज अ पाइल ऑफ जंक ऑन द रूफ। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी चीजों के लिए आप जंक का यूज कर सकते हैं। देयर इज अ पाइल ऑफ जंक ऑन द रूफ। पाइल का मतलब ढेर लगा हुआ है कबाड़ का, बहुत सारा कबाड़ छत पे पड़ा हुआ है। देयर इज अ पाइल ऑफ जंक ऑन द रूफ। अब आपकी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और एग्जाम्पल्स देता हूँ। ये सारा कबाड़ हटा दो यहाँ से। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? इसे कह सकते हैं, क्लियर ऑल दिस जंक अवे। Clear all this junk away. When you clear something away, it means you remove it. Clear all this junk away. हटा दो कबाड़ सारा यहाँ से। इसको कैसे कहे? ये सब बस कबाड़ है और कुछ नहीं। हम किसी चीज को देखकर बोल रहे हैं ये बेकार की चीज है, कबाड़ है, कुछ नहीं है, ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। All of this is nothing but a pile of junk. ये सारी चीजें सब कबाड़ ही है और कुछ नहीं है। All of this is nothing but a pile of junk. यानी कबाड़ को छोड़कर ये कुछ नहीं है, कबाड़ ही है। All of this is nothing but a pile of junk. कभी कभी हम इस तरह भी बोलते हैं, टीवी पे कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब टीवी पे जो भी चीजें आती हैं वो सब कबाड़ है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, काम की चीज नहीं है। तब भी आप जंक का यूज कर सकते हैं। There is nothing but junk on TV. There is nothing but junk on TV. टीवी पे जो कुछ भी आता है, सारे प्रोग्राम्स, सारी चीजें सब बकवास है, कबाड़ है। There is nothing but junk on TV. तो इस तरह से आप जंक का यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, लेकिन इस तरह से यूज भी तो किया करो आप इसको। फायदा क्या वर्ड्स को पता होने का, उन्हें कहाँ पर ढंग से यूज करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बट डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू हाउ टू डू ऑल दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ही अंधे हो क्या? इंग्लिश में कहेंगे, आर यू ब्लाइंड एज अ बैट? आर यू एज ब्लाइंड एज अ बैट? इट्स एन इडियम इन इंग्लिश। व्हेन यू कॉल समवन एज ब्लाइंड एज अ बैट, इट मीन्स यूर emphasizing the fact that he is just unable to see anything. अब इसका यूज लिटरली कोई ब्लाइंड है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, तब भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गुस्से में भी कर सकते हैं जैसे उसकी आंखें हैं, दिख नहीं रहा क्या कुछ, सामने ही तो है सब कुछ, अंधे हो गया बिल्कुल। ऐसे गुस्सा करते वक्त वो अंधा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ऐसे गुस्से में, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और वाकई में अंधा है तब भी कर सकते हैं। आर यू एज ब्लाइंड एज अ बैट? लेट्स सी एग्जाम्पल्स। अब उसे एकदम कुछ नहीं दिखता, लिटरली यानी कि ही कांट सी एनीथिंग। He is as blind as a bat now. He is as blind as a bat now. मैं पूरा अंधा नहीं हूं जो तुम्हें लग रहा है। I am not as blind as a bat. I am not as blind as a bat. वो इतना अंधा है कि उसे उसकी गलती दिखती ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, हम आंखों से अंधा होने की बात नहीं कर रहे, वो ध्यान ही नहीं देता है उसकी गलती की तरफ।
उसकी गलती को नज़रअंदाज करता है, इतना अंधा है कि उसे उसकी गलती दिखती ही नहीं है। He is as blind as a bat to see his fault. पता नहीं क्यों नहीं दिखती उसकी गलती, उसे वो इतना पसंद करता है। He is as blind as a bat to see his fault. उसकी गलती देखने के लिए तो वो एकदम अंधा है। तो इस बात पे इतना भड़क क्यों रहे हो, इतना चिढ़ क्यों रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ बोल देते हैं तो सामने वाला भड़क जाता है उस बात पे या चिढ़ जाता है, उसको चिढ़ मचती है। इंग्लिश में कहिए, वाई आर यू बीइंग सो टची अबाउट इट? इतना टची क्यों हो रहे हो इस चीज को लेकर? अब टची होने का मतलब होता है चिढ़ जाना, भड़क जाना, गुस्से में हो जाना। आपकी प्रैक्टिस के लिए अब और एग्जाम्पल्स देखिए। वो इस बात से चिढ़ता है कि लोग उसे फोन करते हैं, यानी जब भी लोग उसे फोन करते हैं ना वो चिढ़ जाता है, उसे फोन वोन सुनना नहीं पसंद। He is touchy about people phoning him. He is touchy about people phoning him. जी हाँ फ्रेंड्स, फोन को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, किसी को फोन करना। और people calling him up, people ringing him up, वो तो हर बात पे चिढ़ जाता है। He is touchy about everything. He is touchy about everything. उसके परिवार के खिलाफ बोलता हूँ तो वो चिढ़ जाती है। इसे आप कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे, She gets very touchy if I speak against her family. She gets very touchy if I speak against her family. उसकी फैमिली के अगेंस्ट अगर मैं बोलता हूँ, she gets very touchy. चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, कुछ कुछ बोलने लगती है, भड़क जाती है। She gets very touchy if I speak against her family. मेरी किस्मत खराब चल रही है। I am down on my luck. I am down on my luck. When you are down on your luck, nothing is right. You are going through a tough time. अब आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल्स देखिए। लगता है तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है। इस फर्स्ट सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे, आई थिंक यू आर अ लिटिल डाउन ऑन योर लक। यू आर अ लिटिल डाउन ऑन योर लक। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है इस वक्त। यू आर अ लिटिल डाउन ऑन योर लक। कुछ दिनों से मेरी किस्मत खराब चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। आई हैव बीन डाउन ऑन माई लक फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों से आई हैव बीन डाउन, मैं तब से डाउन हूँ, जैसे कहते हैं ना, मैं तब से खुश हूँ। आई हैव बीन हैप्पी। मैं तब से सैड हूँ, आई हैव बीन सैड। तो मैं तब से मेरी किस्मत खराब चल रही है। आई हैव बीन डाउन ऑन माई लक फॉर अ फ्यू डेज। आई हैव बीन डाउन ऑन माई लक फॉर अ फ्यू डेज। जब किस्मत ही खराब हो तो किया क्या जा सकता है? क्या किया जा सकता है? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है, फिलहाल आप वो बताइए। इसे हम कहेंगे, What can be done if one's down on one's luck? What can be done if one's down on one's luck? जब हम जनरल बात करते हैं कि ये बात तो सब पे अप्लाई हो रही है ना, आप पर या मुझ पर नहीं, सब पर अप्लाई हो रही है कि जब किस्मत ही खराब तो किया ही क्या जा सकता है, कोई क्या करे जब किस्मत ही खराब हो। तो जब हम ऐसी कोई बात करते हैं जो सब पे लागू होती है तो हम वन का यूज करते हैं। इफ वन इज डाउन ऑन वन्स लक, अगर किसी की किस्मत खराब है तो किया ही क्या जा सकता है। वैसे आजकल वन को हटाकर यू का भी प्रयोग किया जाने लगा है जब हम सबकी बात करना चाहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट कैन बी डन इफ यू आर डाउन ऑन योर लक। इफ यू आर डाउन ऑन योर लक, व्हाट कैन बी डन। अब इस वीडियो से जितना भी कुछ आपने सीखा है उसका क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ingwithsunil.com पर जाकर। उसका लिंक मैं आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इट्स द वेबसाइट दैट आई हैव मेड फॉर यू, ingwithsunil.com। अगर आप उस पर जाते हैं तो उस पर ब्लॉग पेज के अंदर आपको काफी सारे क्विजेज और दूसरे यूजफुल पोस्ट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।